नमस्ते, मैं मुकेश। आज हम पढ़ेंगे वॉरेन बफेट का 1975 से लेकर 1984 तक के शेयर होल्डर्स लेटर्स के बारे में। पार्ट 3, ब्लॉक 2, 1975 टू 1984। 1975 से 1984 तक के वॉरेन बफेट के पत्रों में बर्कशायर हाथवे की ग्रोथ और बदलाव की कहानी है। इन 10 वर्षों में बफेट ने बीमा, बैंकिंग और निवेश के क्षेत्रों में कंपनी की नींव को और मजबूत किया। साथ ही पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग और दीर्घकालिक सोच पर जोर दिया। इन पत्रों में उन्होंने बताया कि कैसे अनुशासित निवेश और सही प्रबंधन से कंपनी ने लगातार चुनौतियों के बावजूद शेयर धारकों के लिए शानदार रिटर्न बनाए रखा। 1975 कैपेबल मैनेजमेंट की ताकत। 1975 के पत्र में बफेट ने इस बात पर जोर दिया कि मजबूत बिजनेस के साथ साथ सक्षम मैनेजमेंट, कैपेबल मैनेजमेंट ही असली सफलता की कुंजी है। उन्होंने लिखा कि सही लोग कंपनी को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। 1975 बफेट ने साफ कहा, अच्छे बिजनेस के लिए अच्छे मैनेजर अनिवार्य हैं। बिना कैपेबल मैनेजमेंट कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। 1970s में बर्कशायर नए नए व्यवसायों में निवेश कर रही थी। बफेट ने शेयर होल्डर्स को समझाया कि बिजनेस मॉडल से भी ज़्यादा जरूरी है उसे चलाने वाले लोग। मुख्य बिंदु ग्रेट मैनेजर्स, ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी, लॉन्ग टर्म सक्सेस। बिंदु 1, महान मैनेजर्स। बफेट ने कहा, कैपिटल मैनेजर्स ऑर्डिनरी बिजनेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। बिंदु 2, भरोसा और ईमानदारी। केवल कौशल ही नहीं, भरोसेमंद और ईमानदार लोग ही टिकाऊ सफलता दिलाते हैं। बिंदु 3, दीर्घकालिक सफलता। बफेट के अनुसार अच्छे मैनेजमेंट का असर कई दशकों तक रहता है। छोटा उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लीजिए 2 कंपनियां एक ही इंडस्ट्री में हैं, दोनों के प्रोडक्ट्स मिलते जुलते हैं, लेकिन एक कंपनी का नेतृत्व दूरदर्शी और ईमानदार मैनेजर कर रहा है। नतीजा वही कंपनी आगे निकल जाती है। यही है कैपेबल मैनेजमेंट की ताकत। निवेशकों के लिए 3 सीख की टेकअवेज। नंबर 1, किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी मैनेजमेंट टीम को परखें। ईमानदारी और भरोसा उतना ही जरूरी है जितना बिजनेस मॉडल। सही मैनेजर साधारण कंपनी को भी महान बना सकते हैं। आज के संदर्भ में इस लेटर को देखते हैं। आज भी यही सच है। एप्पल के टिम कुक हों या माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला, सभी सही मैनेजमेंट ने इन कंपनियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बफेट की 1975 की सीख आज भी निवेशकों के लिए उतना ही जरूरी है। यह था 1975 का बफेट लेटर सार। आइए चलते हैं 1976, इंश्योरेंस बिजनेस का जादू। 1976 में बफेट ने पहली बार विस्तार से बताया कि इंश्योरेंस बिजनेस क्यों बर्कशायर के लिए गेम चेंजर है। उन्होंने इंश्योरेंस फ्लोट की ताकत समझाई और दिखाया कि सही इस्तेमाल से यह निवेश का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। 1976 बफेट ने अपने पत्र में पहली बार खुलकर लिखा, इंश्योरेंस बिजनेस ही बर्कशायर की असली ताकत बनेगा। इस साल बफेट ने इंश्योरेंस पर फोकस किया। उन्होंने समझाया कि कैसे इंश्योरेंस कंपनियां फ्लोट नाम की पूंजी जमा करती हैं, जिसे बुद्धिमानी से निवेश कर बहुत बड़ा रिटर्न बनाया जा सकता है। मुख्य बिंदु, इंश्योरेंस फ्लोट, लो कॉस्ट कैपिटल, कंपाउंडिंग पावर। पॉइंट नंबर 1, इंश्योरेंस फ्लोट। पॉलिसी धारक प्रीमियम देते हैं, लेकिन दावे या क्लेम्स कई साल बाद आते हैं। इस बीच यह पैसा कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। पॉइंट नंबर 2, लो कॉस्ट कैपिटल। यह फ्लोट कम लागत वाली पूंजी जैसा है, जिससे नए निवेश किए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, कंपाउंडिंग की ताकत। बफेट ने बताया कि फ्लोट को समझदारी से निवेश करने पर लंबे समय में यह बर्कशायर की सबसे बड़ी संपत्ति बनेगा। छोटा उदाहरण देकर सोचिए कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने $100 प्रीमियम लिया। दावे आने में 2 साल लगेंगे, क्लेम्स आने में 2 साल लगेंगे। इन 2 सालों में यह कंपनी $100 निवेश कर सकती है और उस पर रिटर्न कमा सकती है। यही है फ्लोट का जादू।
निवेशकों के लिए 3 सीख, टेकअवेज। नंबर 1, इंश्योरेंस बिजनेस सिर्फ सुरक्षा नहीं, निवेश का साधन भी है। नंबर 2, लो कॉस्ट पूंजी आपके निवेश की ताकत कई गुना बढ़ा सकती है। नंबर 3, कंपाउंडिंग को समय और सही रणनीति दो तो छोटे पैसे भी बड़े बनते हैं। आज के संदर्भ में देखते हैं। आज गीको और जनरल रे जैसे इंश्योरेंस बिजनेस ही बर्कशायर की रीढ़ है। बफेट की 1976 की यह सीख आने वाले दशकों में पूरी तरह सही साबित हुई। यह था 1976 का बफेट लेटर सार। आइए चलते हैं 1977 कैपिटल एलोकेशन के नतीजे। 1977 में बफेट ने शेयर होल्डर्स को दिखाया कि कैपिटल एलोकेशन के उनके फैसलों ने बर्कशायर को कैसे मजबूत किया। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रोथ धीमी हो सकती है, लेकिन अनुशासन और सही फैसले लंबे समय में बड़ा असर डालते हैं। 1977 बफेट ने कहा, कैपिटल एलोकेशन एक कला है और इसके नतीजे अब साफ दिखने लगे थे। 1965 से 1976 तक बफेट ने कई बड़े फैसले लिए। टेक्सटाइल से डाइवर्सिफिकेशन, इंश्योरेंस बिजनेस में एंट्री और डिसिप्लिन्ड एक्विजिशन। 1977 में उन्होंने इन फैसलों के नतीजे शेयर होल्डर्स को दिखाए। मुख्य बिंदु, कैपिटल एलोकेशन, पेशेंस पेस, सस्टेनेबल ग्रोथ। नंबर 1, कैपिटल एलोकेशन। बफेट ने कहा कि पूंजी कहाँ लगानी है यह सबसे बड़ी निवेशक निर्णय है। पॉइंट नंबर 2, पेशेंस पेस। कई फसलों का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ वे फल देते हैं। पॉइंट नंबर 3, सस्टेनेबल ग्रोथ। धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि ही बर्कशायर की असली ताकत है। छोटा उदाहरण से समझते हैं। जैसे इंश्योरेंस फ्लोट, शुरुआत में इसका असर छोटा था, लेकिन जब इसे सही जगह इन्वेस्ट किया गया तो धीरे धीरे यह पूंजी बर्कशायर की ग्रोथ इंजन बन गई। निवेशकों के लिए 3 सीख, टेकअवेज। नंबर 1, पूंजी कहाँ लगानी है यह सबसे बड़ा फैसला है। नंबर 2, धैर्य रखो, अच्छे फैसलों का असर समय लेता है। नंबर 3, धीमी और स्थिर ग्रोथ ही सबसे टिकाऊ होती है। आज के संदर्भ में देखते हैं। आज बर्कशायर के इंश्योरेंस, एनर्जी और कंज्यूमर बिजनेस का नेटवर्क देखिए। यह सब 1970s के अनुशासित कैपिटल एलोकेशन की नींव पर खड़ा है। यह था 1977 का बफेट लेटर सार। आइए चलते हैं 1978 अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी। 1978 में बफेट ने शेयर होल्डर्स को अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंसी पर गहरी झलक दी। उन्होंने बताया कि सही रिपोर्टिंग के बिना निवेशक असली तस्वीर नहीं देख पाते। बफेट ने कहा, आंकड़े सच बोलते हैं, लेकिन तभी जब अकाउंटिंग ईमानदार और साफ हो। इस साल बफेट ने शेयर होल्डर्स को समझाया कि अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि पारदर्शिता का आईना है। उन्होंने कहा कि गलत रिपोर्टिंग से निवेशक गुमराह हो सकते हैं। मुख्य बिंदु, ऑनेस्ट अकाउंटिंग, ट्रू पिक्चर, ट्रांसपेरेंसी। पॉइंट नंबर 1, ऑनेस्ट अकाउंटिंग। कंपनी के आंकड़े तभी मूल्यवान हैं जब वे ईमानदारी से पेश किए जाएं। ट्रू पिक्चर, सही रिपोर्टिंग से ही निवेशक असली बिजनेस की स्थिति समझ सकते हैं। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी। बफेट ने वादा किया कि बर्कशायर हमेशा सच्ची और साफ रिपोर्टिंग करेगी। छोटा उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 कंपनियां हैं। एक कंपनी अकाउंटिंग गिमिक से अपने प्रॉफिट बढ़ाकर दिखाती है, दूसरी कंपनी घाटा होने पर भी सच बताती है। बफेट कहते हैं दूसरी कंपनी ही भरोसे के लायक है। निवेशकों के लिए 3 सीख, टेकअवेज। नंबर 1, हर कंपनी के आंकड़ों को गहराई से पढ़ें, सिर्फ हेडलाइंस पर भरोसा ना करें। नंबर 2, गलत अकाउंटिंग इन्वेस्टर को गुमराह कर सकती है। नंबर 3, ईमानदार रिपोर्टिंग ही लंबे समय तक भरोसा दिलाती है। आज के संदर्भ में देखते हैं। एनरॉन जैसे अकाउंटिंग स्कैंडल से लेकर हाल के कॉर्पोरेट फंड्स तक बफेट की 1978 की यह सीख और भी प्रासंगिक है। बर्कशायर की ईमानदार रिपोर्टिंग इसकी सबसे बड़ी ताकत है।
यह था 1978 का बफेट लेटर सार। आइए चलते हैं 1979 पार्टनरशिप और शेयर होल्डर। 1979 के पत्र में बफेट ने शेयर होल्डर्स को सिर्फ निवेशक ही नहीं बल्कि पार्टनर कहा। उन्होंने पार्टनरशिप स्पिरिट और शेयर होल्डर ट्रस्ट पर जोर दिया। बफेट ने शेयर होल्डर से कहा, आप सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बल्कि हमारे असली पार्टनर हैं। इस साल बफेट ने शेयर होल्डिंग रिलेशनशिप पर फोकस किया। उन्होंने साफ किया, बर्कशायर को समझने का सही तरीका है इसे पार्टनरशिप की तरह देखना, ना कि सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी की तरह। मुख्य बिंदु पार्टनरशिप स्पिरिट, ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट। नंबर 1 पार्टनरशिप स्पिरिट। बफेट ने शेयर होल्डर्स को बिजनेस पार्टनर्स कहा, ना कि आउटसाइडर्स इन्वेस्टर। नंबर 2 ट्रस्ट। उन्होंने वादा किया कि बर्कशायर हमेशा पारदर्शिता से काम करेगी और भरोसा कायम रखेगी। नंबर 3 लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट। कंपनी का मकसद शॉर्ट टर्म गेम्स नहीं बल्कि शेयर होल्डर के साथ दीर्घकालिक वेल्थ बनाना है। छोटा उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 कंपनियां हैं। पहली इन्वेस्टर्स को सिर्फ पैसा देने वाली समझती है, दूसरी उन्हें पार्टनर्स मानकर हर बड़े फैसले में शामिल करती है। बफेट ने बर्कशायर को दूसरी श्रेणी में रखा। निवेशकों के लिए 3 सीख टेकअवेज। नंबर 1 कंपनी सिर्फ स्टॉक टिकर से नहीं पार्टनरशिप से देखो। नंबर 2 भरोसा और पारदर्शिता किसी भी निवेश का सबसे बड़ा आधार है। नंबर 3 शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट पर ध्यान दीजिए। आज के संदर्भ में देखते हैं। आज बर्कशायर की शेयर होल्डिंग मीटिंग को वुडस्टॉक फॉर कैपिटलिस्ट कहा जाता है। यह 1979 के उसी पार्टनरशिप स्पिरिट का नतीजा है। यह था 1979 का बफेट लेटर सार। आइए चलते हैं 1980 विंस और मिस्टेक्स का संतुलन। 1980 में बफेट ने शेयर होल्डर्स को बताया कि बर्कशायर की सफलता सिर्फ बड़े मुनाफों से नहीं बल्कि गलतियों से सीखने से भी आती है। इस पत्र में उन्होंने सफल और असफल निवेशों का संतुलित विश्लेषण दिया। बफेट ने कहा, जीत और हार दोनों जरूरी है, असली फर्क यह है कि आप गलतियों से क्या सीखते हैं। इस साल बफेट ने शेयर होल्डर्स को साफ साफ दिखाया कि बर्कशायर के पास बड़ी सफलताएं थीं, लेकिन साथ ही कुछ गलतियां भी हुईं। उन्होंने कहा, दोनों ही निवेश यात्रा का हिस्सा है। मुख्य बिंदु एक्नॉलेज मिस्टेक्स, सेलिब्रेट विंस, बैलेंस्ड लर्निंग। नंबर 1 मिस्टेक्स स्वीकारो। बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट एरर्स ओपनली शेयर की। नंबर 2 विन सेलिब्रेट करो। बड़ी जीतों से कॉन्फिडेंस और ग्रोथ आती है। नंबर 3 बैलेंस्ड लर्निंग। असली सीख है सक्सेस और फेल्योर दोनों से लेसन लेना होगा। छोटा उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक निवेश ने 10x रिटर्न दिया, दूसरा घाटे में चला गया। बफेट कहते हैं, अगर आप सही लेसन निकालते हो तो कंबाइंड रिजल्ट शानदार हो सकता है। निवेशकों के लिए 3 सीख की टेकअवेज। नंबर 1 अपनी गलतियों को छुपाओ मत, उनसे सीखो। नंबर 2 जीत को सेलिब्रेट करो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत बनो। नंबर 3 निवेश में बैलेंस जरूरी है, हर ट्रेड सफल नहीं होगा। आज के संदर्भ में देखते हैं। आज भी बहुत से इन्वेस्टर्स सिर्फ अपनी जीत दिखाते हैं। बफेट का 1980 का यह सबक है, गलतियों में भी ओपनली मानो, गलतियों को भी ओपनली मानो, यही दीर्घकालिक सफलता का रास्ता है। यह था 1980 का बफेट लेटर सार। आइए चलते हैं 1981 ग्रोथ और कंपटीशन। 1981 में बफेट ने आर्थिक माहौल, स्पर्धा और बर्कशायर की वृद्धि पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कठिन माहौल में भी सही बिजनेस और अनुशासन से लंबी अवधि की सफलता पक्की होती है। महंगाई या इन्फ्लेशन ऊंची थी, प्रतिस्पर्धा कड़ी थी। बफेट ने कहा, मुश्किल माहौल ही असली परीक्षा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था इन्फ्लेशन से जुड़ रही थी, कंपनियों पर दबाव था। इस माहौल में बफेट ने शेयर होल्डर्स को बताया कि कैसे बर्कशायर स्थिरता से आगे बढ़ रही है। मुख्य बिंदु रेजिलियंस, कंपटीशन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ।
रेजिलियंस, लचीलापन, मुश्किल हालात में भी मौजूद कंपनियां टिकती हैं। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, हर इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी, पर बफेट का भरोसा था कैपिटल मैनेजमेंट और अच्छे बिजनेस मॉडल पर। लॉन्ग टर्म ग्रोथ। पॉइंट नंबर 3, बफेट ने कहा कि शॉर्ट टर्म परेशानियों के बावजूद दीर्घकालिक पावर संभव है। छोटा उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए इन्फ्लेशन 10% तक पहुंच गया। कमजोर कंपनियां प्रॉफिट खो देती हैं, लेकिन एक मजबूत कंपनी जिसके पास प्राइसिंग पावर है फिर भी टिक जाती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। निवेशकों के लिए 3 सीख टेकअवेज। नंबर 1, मुश्किल हालात ही अच्छे बिजनेस और खराब बिजनेस का फर्क दिखाते हैं। प्रतिस्पर्धा से डरना नहीं, बल्कि उससे सीख कर मजबूत बनना चाहिए। शॉर्ट टर्म चुनौतियों को पार करके ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है। आज के संदर्भ में देखते हैं। आज भी इन्फ्लेशन और कंपटीशन हमारे चारों ओर है। बफेट की 1981 की सीख है, अगर बिजनेस मजबूत है तो मुश्किल हालात में भी लॉन्ग टर्म सक्सेस को नहीं रोक सकते। यह था 1981 का बफेट लेटर सार। आइए चलते हैं 1982 वैल्यू इन्वेस्टिंग और आइकॉनिक ब्रांड्स। 1982 के पत्र में बफेट ने वैल्यू इन्वेस्टिंग की ताकत और आइकॉनिक कंपनियां जैसे कोका कोला जैसी ब्रांड के लंबे समय के फायदे पर जोर दिया। उन्होंने समझाया कि मजबूत ब्रांड और प्राइसिंग पावर वाली कंपनियां इन्फ्लेशन और कंपटीशन दोनों को झेल सकती हैं। बफेट ने शेयर होल्डर्स को समझाया कि आइकॉनिक कंपनीज और वैल्यू इन्वेस्टिंग ही असली गेम चेंजर है। इस रात बफेट ने इन्फ्लेशन और कंपटीशन पर एक बार फिर से बात करी, लेकिन उन्होंने यह भी दिखाया कि मजबूत ब्रांड वाली कंपनियां इन मुश्किलों को आसानी से पार कर सकती हैं। मुख्य बिंदु वैल्यू इन्वेस्टिंग, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, प्राइसिंग पावर। नंबर 1, वैल्यू इन्वेस्टिंग। बफेट ने कहा कि असली निवेशक को शॉर्ट टर्म प्राइस नहीं, लॉन्ग टर्म वैल्यू देखनी चाहिए। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, आइकॉनिक कंपनियां जिनके प्रोडक्ट हर घर में होते हैं, कंपटीशन में हमेशा टिकती है। नंबर 3, प्राइसिंग पावर। ऐसी कंपनियां इन्फ्लेशन में भी अपने दाम बढ़ा सकती हैं और मुनाफा बनाए रखती हैं। छोटा उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोका कोला की एक बोतल का दाम साल दर साल धीरे धीरे बढ़ा, लोग फिर भी उसे खरीदते रहे। यही है प्राइसिंग पावर और यही है आइकॉनिक ब्रांड की ताकत। निवेशकों के लिए 3 सीख टेकअवेज। नंबर 1, वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है क्वालिटी कंपनियां चुनो और लंबे समय तक होल्ड करो। आइकॉनिक ब्रांड हमेशा कठिन समय में भी टिके रहते। नंबर 3, प्राइसिंग पावर वाली कंपनियां इन्फ्लेशन का आसानी से सामना कर सकती हैं। आज के संदर्भ में देखते हैं। आज बफेट की होल्डिंग्स देखिए, एप्पल, कोका कोला जैसी कंपनियां। 1982 की उनकी यह सीख आज भी गाइडिंग प्रिंसिपल है। यह था 1982 का बफेट लेटर सार। 1983 वेल्थ क्रिएशन और बाईबैक्स। 1983 के पत्र में बफेट ने शेयर होल्डर्स, वेल्थ क्रिएशन और शेयर परचेज, बाईबैक पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब सही तरीके से किया जाए तो बाईबैक शेयर होल्डर्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। बफेट ने बताया कि वेल्थ क्रिएशन का असली ताकत है शेयर होल्डर्स को सीधा फायदा पहुंचाना और बाईबैक इसमें आगे की भूमिका निभाता है। इस साल बफेट ने विस्तार से शेयर होल्डर वैल्यू पर बात की। उन्होंने बाईबैक की भूमिका समझाई और कहा कि जब कंपनियां अपने शेयर ही सही दाम पर खरीदते हैं तो असली फायदा शेयर होल्डर्स को होता है। मुख्य बिंदु की टेकअवेज, वेल्थ क्रिएशन, बाईबैक्स, फेयर वैल्यूएशन। नंबर 1, वेल्थ क्रिएशन। कंपनी का असली काम शेयर होल्डर्स के लिए दीर्घकालिक वेल्थ बनाना है। नंबर 2, बाईबैक। अगर शेयर अनवैल्यूड हो तो बाईबैक शेयर होल्डर्स के हित में होता है। नंबर 3, फेयर वैल्यूएशन। बाईबैक्स तभी संभव है जब कंपनी अपने शेयर फेयर या अंडर वैल्यूड प्राइस पर खरीदें, ना कि महंगे दाम पर। छोटा उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी के 100 शेयर हैं। कंपनी 20 शेयर बाईबैक कर लेती है,
बाकी के 80 शेयरधारकों की ओनरशिप प्रोपोर्शन बढ़ जाती है। मतलब बिना नया पैसा लगाए ही उनका हिस्सा बढ़ जाता है। निवेशकों के लिए 3 सीख टेकअवेज। नंबर 1, कंपनी का पहला मकसद शेयर होल्डर विद क्रिएट करना होना चाहिए। बाईबैक्स तभी फायदेमंद है जब शेयर्स अंडर वैल्यूड हो। हर बाईबैक अच्छा नहीं होता, फेयर वैल्यूएशन देखना जरूरी है। आज के संदर्भ में आज कई कंपनियां बाईबैक्स करती हैं। एप्पल और इन्फोसिस जैसे साधारण दिखाते हैं कि सही वैल्यूएशन पर बाईबैक कैसे शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाता है। आज कई कंपनियां बाईबैक करती हैं। एप्पल और इन्फोसिस जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि सही वैल्यूएशन पर बाईबैक कैसे शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाता है। बफेट की 1983 की सीख आज भी उतनी ही सही है। यह था 1983 का बफेट लेटर सार। आइए चलते हैं 1984 बिजनेस मिक्स और परफॉर्मेंस। 1984 में बफेट ने बर्कशायर के विभिन्न व्यवसायों, बिजनेस मिक्स और उनके प्रदर्शन की समीक्षा की है। उन्होंने समझाया कि डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर कैसे शेयर होल्डर्स के लिए स्थिरता और विकास दोनों ला सकता है। इस ऑडियो में तीन मुख्य बातें हैं जिसको हम आगे देखेंगे। 1984 बफेट ने शेयर होल्डर्स को दिखाया कि बर्कशायर का डाइवर्सिफाइड बिजनेस मिक्स इसकी असली ताकत बन चुका है। इस साल बफेट ने विस्तार से बताया कि टेक्सटाइल से इंश्योरेंस और अन्य बिजनेस तक डाइवर्सिफिकेशन ने बर्कशायर को मजबूत किया है। मुख्य बिंदु की टेकअवेज: डाइवर्सिफिकेशन, स्टेबल परफॉर्मेंस, रिस्क मैनेजमेंट। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग बिजनेसेस में निवेश करके रिस्क कम किया जा सकता है। नंबर 2, स्टेबल परफॉर्मेंस, एक बिजनेस गिरता है तो दूसरा उसे बैलेंस करता है। नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट, बफेट ने दिखाया कि मिक्स पोर्टफोलियो से बर्कशायर अधिक स्थिर और मजबूत हुआ। छोटा उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक बिजनेस है और वह घाटे में चला गया। पूरा रिस्क वहीं अटका, लेकिन अगर आपके पास 5 अलग अलग बिजनेसेस हैं तो बाकी का फायदा घाटे को संभाल लेता है। यही है बर्कशायर का मॉडल। निवेशकों के लिए 3 सीख टेकअवेज। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है और स्थिरता लाता है। अलग अलग बिजनेस मिलकर पोर्टफोलियो को मजबूत बनाते हैं। लॉन्ग टर्म में बैलेंस्ड मिक्स सबसे टिकाऊ स्ट्रेटजी है। आज के संदर्भ में देखते हैं। आज बर्कशायर की होल्डिंग देखिए, गीको बिजनेस से लेकर BNSF रेल रोड्स और कोका कोला तक। यह 1984 के डाइवर्सिफाइड फाउंडेशन का ही नतीजा है। यह था 1984 का बफेट लेटर सार, और इसके साथ हमने 1975 से लेके 1984 वॉरेन बफेट लेटर्स टू शेयर होल्डर्स को पूरा कर लिया है। आशा करता हूँ ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। धन्यवाद।